जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लेक्चर नंबर 68 हमारा चैप्टर 14 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हम सीखेंगे कि एक बिजनेस जो नॉर्मली 3 तरह के रिस्क फेस करता है, इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। हमारा ये न्यूमेरिकल टॉपिक में से सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक का चैप्टर है, लेकिन वो इतना मुश्किल भी नहीं है और आपने प्रोबेबली पहले ये टेक्निक सीखी होगी, तो हमारे लिए उसको कवर करना निस्बतन आसान होगा। यानी हम उसको क्लास में कवर ज़रूर करेंगे, लेकिन निस्बतन आसान होगा। तो ये एक तरह से आपका लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर होगा, जिसमें आप कुछ नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर है। मैंने शायद पहले भी किसी क्लास में कहा था कि थ्योरेटिकल चैप्टर जो है 1 से 6 तक, ये शायद आप को लग रहा होगा कि 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इनमें ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और कंसेप्ट्स भी इनमें बेसिक्स हैं, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आज हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट से पहले फाइनेंशियल रिस्क समझना ज़रूरी है। फाइनेंशियल रिस्क से क्या मुराद है? देखिए, वो कहता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करते हैं। जो उसकी बड़ी ट्रांजैक्शन या मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को अगर हम एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा 3 तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो मेजर और भी मेजर होती है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क के हवाले से 3 तरह की ट्रांजैक्शन। एक सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, जिसमें अगर सरप्लस पैसे पड़े हैं तो बैंक में जमा करवा दिए जाते हैं, और अगर पैसों की जरूरत हो तो बैंक से बोरोइंग कर ली जाती है, ओवरड्राफ्ट ले लिया जाता है। और तीसरा, अगर कोई कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही हो, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में वो डील कर रही होगी। ये 3 तरह की ट्रांजैक्शन, इन तीनों तरह की ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ रिस्क है। जैसे जो पहली टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है सेल एंड परचेजेस, इसमें क्या रिस्क है? इसमें रिस्क ये है कि कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट को बाय कर रही है तो फ्यूचर में उसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है, जिससे कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी। फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब वो रिस्क, वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हमारे प्रॉफिट को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। वो नेगेटिव फैक्टर जो हमारे प्रॉफिट को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, उसे हम फाइनेंशियल रिस्क का नाम देते हैं। तो एग्री करते हैं कि सेल एंड परचेज ऑफ आइटम्स में अगर जिस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ सकती है, और जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस कम हो सकती है। ठीक है, तो ज़हन में रखिएगा, इसे कहते हैं कमोडिटी रिस्क। कमोडिटी रिस्क में दोनों तरह के रिस्क हैं, इंक्रीज इन प्राइस का भी, डिक्रीज इन प्राइस का भी। वो डिपेंड करता है हम बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। अगर हम बाय कर रहे हैं तो रिस्क क्या है? इंक्रीज इन प्राइस। और सेल कर रहे हैं तो रिस्क क्या है? डिक्रीज इन प्राइस। ये है कमोडिटी रिस्क। फिर दूसरे टाइप का रिस्क इंटरेस्ट रिस्क। इसमें क्या रिस्क है कि अगर आपने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में, डिपॉजिट करवाए हैं, तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है आपको। रिस्क क्या है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और अगर बारो किए हैं उस सूरत में रिस्क क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है। तो ये ज़हन में रखिएगा, इंटरेस्ट रेट कम होना भी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना भी रिस्क है। ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं तो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट रिस्क है, और अगर आप बोरोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट रिस्क है। क्लियर? फिर तीसरी टाइप, और इसका भी जाहिर है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज होने का इफेक्ट भी प्रॉफिट पे आता है, एक्सपेंस पे आता है, इसलिए ये भी फाइनेंशियल रिस्क है। तीसरा टाइप ऑफ रिस्क है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, या एक्सचेंज रेट रिस्क, या करेंसी रिस्क भी इसको कहते हैं। एक्सचेंज रेट रिस्क क्या है कि फर्ज कीजिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं डॉलर में। एक तो हमारी लोकल करेंसी है ना पाकिस्तान की, पाक रुपीज। डॉलर को हम कहते हैं फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी रिस्क क्या है कि फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, और आपको पता आती रहती हैं। रिसेंटली भी आप देख रहे हो कि सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस आई हैं। डॉलर एकदम बढ़ के 210 के करीब गया, वो तकरीबन 204 के करीब है। अब फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं।
अच्छा, अब इसमें एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का भी रिस्क है, डिक्रीज होने का रिस्क भी है। डिपेंड करता है आप एनालिसिस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट, अब जरा गौर से सुनेगा, अगर एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको डॉलर जब एक्सपोर्ट करेंगे डॉलर बाहर से मिलेंगे, आप बैंक के पास जाएंगे, सर ये डॉलर आए हैं, मुझे ये पाक रुपीज में कन्वर्ट कर दें। इस सूरत में रिस्क क्या है, डॉलर 250 पे चला जाए ये रिस्क है कि 150 पे आ जाए ये रिस्क है? 150 पे आ जाए ये रिस्क है। इस सूरत में एक्सचेंज रेट कम होना रिस्क है, क्योंकि अगर डॉलर 250 का होता है इसका मतलब है आप बैंक को $1 देंगे और बैंक क्या करेगा, आपको 250 रुपए देगा। अगर आप एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर की बात करें, क्योंकि एक्सपोर्टर जब चीजें एक्सपोर्ट करता है तो बाहर से डॉलर आता है, डॉलर में एक्सपोर्ट करते हैं ना, बाहर से डॉलर आता है। और अगर एक्सचेंज रेट 150 भी आ जाए तो फिर एक्सपोर्टर को नुकसान है। क्यों नुकसान है कि अब बाहर से जब डॉलर आएगा तो वो बैंक को कहेगा ये $1 मेरे पास आया, आप इसको मुझे पाक रुपीज में कन्वर्ट कर दो, उसे कितने रुपए मिलेंगे? 150, 150। ठीक है। अच्छा, यानी एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सचेंज रेट बढ़ जाए अच्छी बात है, कम हो जाए बुरी बात है। इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? इंपोर्टर ने याद रखे बाहर से चीजें मंगवानी है और डॉलर भेजने हैं, डॉलर भेज, तो इंपोर्टर डॉलर खरीदने के लिए, बेचने के लिए नहीं, इंपोर्टर डॉलर खरीदने के लिए बैंक के पास जाएगा। ठीक, आगे चल का रेट ऑफ फर्ज कीजिए 200 के करीब है तो बैंक उसे कहेगा लाओ कितना डॉलर चाहिए, $1 चाहिए, लाओ 200 रुपए दो। 200 रुपया इंपोर्टर बैंक को देगा, बैंक उसे $1 देगा जो कि वो बाहर भेजेगा और चीज मंगवाएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है और 250 पे चला जाता है, इसके लिए अच्छी बात है बुरी बात? बुरी बात। इसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब इसको $1 खरीदने के लिए 250 रुपया पे करना पड़ेगा। और अगर रेट 150 भी आ जाता है इसके लिए अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है? क्योंकि अब उसे कम पैसे पे करने पड़ेगा, वो सिर्फ 150 रुपए देगा और उसे डॉलर मिल जाएगा और वो फॉरेन कंट्री जहां से इंपोर्ट करनी है उधर पैसे भिजवा देगा। इसका मतलब है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों डिफरेंट प्लेसेस पे खड़े हैं। और आपने एग्जाम क्वेश्चन में भी ये देखना है, कमोडिटी रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट, तो आपने देखना कि ये आप जो चीज को बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। बाय कर रहे हैं तो केस स्टडी कुछ और तरीके से सॉल्व होगी, सेल कर रहे हैं तो केस स्टडी किसी और तरीके से सॉल्व होगी। बाय करने पे रिस्क कोई और है, सेल करने पे रिस्क कोई और है। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने देखना है आप डिपॉजिटर है कि बोरोर है, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क डिफरेंट है। डिपॉजिटर का रिस्क कुछ और है, बोरोर का रिस्क कुछ और है। इसी तरह एक्सचेंज रेट का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने देखना है कि आप एक्सपोर्टर है कि इंपोर्टर है, क्योंकि एक्सपोर्टर का रिस्क कुछ और है, इंपोर्टर का रिस्क कुछ और है। इससे एग्री करते हैं ना? चलिए, तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, हमने अभी तक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में फाइनेंशियल रिस्क की 3 टाइप्स पढ़ ली। क्लियर? फाइनेंशियल रिस्क की 3 टाइप्स पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ने लगे, फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कैसे करना है। अच्छा, एक तरीका तो वो मैनेजमेंट का बताते हैं, बड़ा ही आसान, क्या कहते हैं, कुछ भी ना करो। रिस्क को मैनेज करने का एक तरीका ये भी है कि कुछ भी ना करो। अच्छा, ये क्या तरीका, ये तरीका ये है, वो ये कहते हैं कि फर्ज कीजिए कमोडिटी रिस्क की अगर हम बात करें तो जब आप रॉ मटेरियल बाय करेंगे, कोई उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, ये रिस्क है। तो हो सकता है साथ ही साथ आप जिस प्रोडक्ट को सेल करें उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाए, वो आपका जो उधर नुकसान हुआ था उधर से पूरा हो जाएगा। या सम टाइम ऐसा होता है चीजों की प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती है ना, तो हो सकता है साल के 6 महीने में प्राइस इंक्रीज हो, अगले 6 महीने में प्राइस डिक्रीज हो जाए। आप देखें जैसे गोल्ड है उसमें भी फ्लक्चुएशन आती है।
और आप और भी जो डेली लाइफ की चीजें अगर उनकी भी प्राइसेस का एनालिसिस करें तो बहुत सी सारी चीजें नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें आप देखे होंगे कि डेली बेसिस पे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो डिक्रीज भी होती है। तो एक तो तरीका ये है कि कुछ भी मैनेज ना करें। जैसे मैं फर्ज कीजिए आपसे ये कहूं कि पेट्रोल की प्राइसेस आजकल 250 के करीब आ गई है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप किसी इंटरनेशनल कंट्री पे जो कि पेट्रोल को सेल कर रही है उसके साथ एग्रीमेंट कर लें कि अगले पूरे 50 साल वो आपको 250 रुपए के हिसाब से पेट्रोल सेल करेंगे। इसके बाद आप पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस कभी नहीं बढ़ेगी। फर्ज कीजिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, बताइए एक्सेप्ट करेंगे? भाई ये एक रिस्क मैनेजमेंट है ना, मैं इनका रिस्क मैनेज करवा रहा हूँ ना। रिस्क क्या है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ सकती है, तो मैं इनका रिस्क मैनेज करवा रहा हूँ कि आइंदा से नहीं बढ़ेगी। आप एग्रीमेंट कर लें 10 साल तक फिक्स रेट के ऊपर आपको सप्लाई मिल जाएगी ऑयल की। इन्होंने कहा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करें? क्योंकि इनको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस जहां बढ़ सकती हैं वहां कम भी तो हो सकती हैं। कोरोना में कम भी तो हुई थी, वो 75 के करीब मेरा हाल बिकता रहा था पेट्रोल। तो इस तरह ऊंच नीच जाती रहती है। तो एक तरीका यह कुछ भी ना करें। इससे क्या होगा, समटाइम्स आप कुछ ट्रांजैक्शन पे लॉस होगा, हाई प्राइस पे करना कुछ पे, लेकिन फायदा भी होगा, वो सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन ये निस्बतन रिस्की है अप्रोच, निस्बतन रिस्की है। और बिजनेसमैन रिस्क को पसंद नहीं करते। जो बिजनेसमैन होता है वो रिस्क को पसंद नहीं करता, इसीलिए इस अप्रोच को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन बहरहाल एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है कि डिफरेंट टेक्निक से किया जाए रिस्क। एक तो यह है कि ना कुछ भी ना किया जाए, डू नथिंग। इससे भी किसी हद तक हो सकता है कि आपका रिस्क मैनेज हो सकता है। एक है बाकायदा डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए से रिस्क को मैनेज करना। अब हम स्टडी करते हैं कि ये डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी हैं और इनके जरिए से रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए 3 तरह के रिस्क है, कमोडिटी रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट। यही 3 तरह के रिस्क आपको बताए ना। ये रिस्क की समझ आ गई आपको? अच्छा आगे कमोडिटी रेट रिस्क, हेजिंग टेक्निक। हेजिंग किसको कहते हैं? हेजिंग कहते हैं रिस्क मैनेज करने को। हेजिंग टेक्निक का मतलब ऐसी टेक्निक्स जो कि रिस्क को मैनेज करते हैं, जिससे रिस्क को मैनेज किया जाता है। इसका ऑपोजिट होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब रिस्क को मैनेज करना नहीं है, बल्कि मौके से फायदा उठाना है। मौके से, जैसे आपको पता चला कि डॉलर अनकरीब बढ़ सकता है, 210, 15, 20 पे जा सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डॉलर को बाय कर लेंगे, ऐसे ही है। इनमें 2 तरह के बायर्स होंगे। एक वो जिन्होंने इस डर से डॉलर खरीदा कि यार हम बिजनेसमैन हैं, हमने मटेरियल इंपोर्ट करवाना है, कल कला को डॉलर की प्राइस बढ़ गई तो हमें कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी इंपोर्ट की, हम डॉलर अभी बाय कर लेते हैं, बाद में जब पेमेंट करने की बारी आएगी डॉलर यही भिजवा देंगे जो हमने सस्ते खरीदे होंगे। ये है हेजिंग, ये है हेजिंग। स्पेकुलेशन क्या है? कुछ लोगों ने इसलिए भी डॉलर खरीदा होगा कि जब बढ़ेगा मार्केट में बेच देंगे। ये लोग ट्रेडर नहीं होते, बिजनेसमैन नहीं होते, सिर्फ इन्हें कहीं से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस पे ये मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं स्पेकुलेशन। हम याद रखें, चूंकि जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम जितनी भी टेक्निक्स है इनका इस्तेमाल एज हेजिंग टेक्निक सीखेंगे, एज स्पेकुलेशन नहीं सीखेंगे। ठीक है, हेजिंग और स्पेकुलेशन में फर्क समझ आ गया? तो हम कौन है? हेजर, स्पेकुलेटर नहीं। हमारा मकसद क्या है? बिजनेस रिस्क को कम करना, बिजनेस की कॉस्ट को कम रखने के लिए इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। कहीं पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, डॉलर खरीद के रेट बढ़ेगा, बेच के मुनाफा कमाएंगे, ये पर्पस नहीं है। अगर ये पर्पस हो तो इसे क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन। कमोडिटी रेट रिस्क में 2 टेक्निक्स हैं, अभी आपने याद रखनी है कौन कौन सी टेक्निक इधर है, फॉरवर्ड और फ्यूचर। अभी मैं नहीं समझा रहा, 1 बाय 1 समझाऊंगा, फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। कमोडिटी रेट रिस्क में हेजिंग टेक्निक्स कितनी है? 2, फॉरवर्ड, फ्यूचर। इंटरेस्ट रेट रिस्क में 3 टेक्निक्स है, एक ऐड हो गई, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस। और एक्सचेंज रेट रिस्क में 4 टेक्निक्स है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, मनी मार्केट। इसका मतलब यह हुआ कि
कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड है, वो कमोडिटी रिस्क में भी यूज हो सकते हैं, इंटरेस्ट में रेट में भी, एक्सचेंज रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। बहरहाल हमने स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, 3 रिस्क याद कर लिए। स्टेप नंबर 2 में हमने देख लिया हर रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन सी टेक्निक है। कमोडिटी रिस्क के लिए कौन सी टेक्निक है, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स। और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज करने के लिए कौन सी टेक्निक्स है, फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शंस। और एक्सचेंज रेट रिस्क के लिए फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे हमारे जो 4-5 लेक्चर्स होंगे इनमें हमने करना क्या है, एक रिस्क पकड़ेंगे कमोडिटी रेट फॉर एग्जांपल, और फिर देखेंगे कि फॉरवर्ड्स को किस तरीके से यूज किया जा सकता है इस रिस्क को मैनेज करने के लिए, फ्यूचर को किस लिए यूज किया जा सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है इस रिस्क को मैनेज करने के लिए। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिर क्या सीखेंगे, फॉरवर्ड को कैसे यूज किया जा सकता है इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए, फ्यूचर को कैसे यूज किया जा सकता है इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए, ऑप्शन को कैसे यूज किया जा सकता है इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए। फिर क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट रिस्क, फॉरवर्ड को कैसे यूज किया जा सकता है एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, फ्यूचर को कैसे यूज किया जाए, ऑप्शन को कैसे मनी मार्केट पर। यानी यूं समझ लीजिए हमारे इस पूरे चैप्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंसेप्ट्स, 9 कंसेप्ट हमने कर लिए, चैप्टर खत्म। ठीक है, 3 रिस्क, हर रिस्क को मैनेज करने की टेक्निक्स, यहां तक क्लियर है। चलिए, अच्छा पहले इनिशियली मेरा इरादा था कि मैं थोड़ा इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाऊं, तो इजी कौन सा रिस्क मैनेज करना इजी लग रहा है आपको, कमोडिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 टाइप्स हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलते हैं, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा अहम चीज है वो पहले कर लेते हैं और जो कम अहम चीज है वो बाद में कर लेते हैं। तो पहले हम कौन से स्टार्ट करने जा रहे हैं भला, एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है, लेकिन इससे ये ना समझे कि बहुत मुश्किल है, फॉरवर्ड जो ये मुश्किल नहीं है, बस चीजें ज्यादा ऐड हुई हैं, वरना फॉरवर्ड यहां पे भी वही है टेक्निक, तरीकाकार तो बेसिक वही होगा ना, और यहां पे भी वही है, तो सिर्फ चीजें कुछ ज्यादा है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सचेंज रेट रिस्क, और एक्सचेंज रेट रिस्क में भी हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड्स। आज के लेक्चर में सिर्फ फॉरवर्ड पढ़ेंगे, फॉरवर्ड में और फ्यूचर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैं आज सिर्फ चूंकि पहला लेक्चर है कुछ बेसिक्स भी सिखानी है तो सिर्फ एक टेक्निक सिखा रहा हूं, वरना बड़ी आसानी के साथ एक लेक्चर में 2 टेक्निक सिखाई जा सकती हैं, लेकिन जो कि बेसिक्स हैं, पहला लेक्चर है, कुछ बेसिक्स ये भी सिखानी है, तो एक टेक्निक क्या, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क, और उसमें कौन सी टेक्निक, फॉरवर्ड, फिर उसके बाद कौन सी सीखनी है, फ्यूचर, फिर ऑप्शन, फिर मनी मार्केट, फिर इसके बाद क्या सीखना है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसमें फॉरवर्ड, फिर फ्यूचर्स, फिर ऑप्शन, फिर कमोडिटी रेट रिस्क, फिर इसमें फॉर फ्यूचर्स। ये आपको पूरे अगले हमारे जो 5-6 दिन का प्लान है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि हम क्या करने जा, आगे स्टार्ट करें। अच्छा, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनका ग्रिप होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, इसमें और जो हमने पहले टॉपिक कवर कर रहे थे, बल्कि प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे हम जिस टॉपिक की कर रहे थे, जो हमारा था बजटिंग का, जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन है दोनों न्यूमेरिकल, जमीन और आसमान का फर्क कैसे है, उस बजटिंग के क्वेश्चंस में और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी कमोबेश यही था, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, कंसेप्ट्स कम है। आपने खुद देखा, कैलकुलेशन ओके 5 7 8 10 लाख के एक्सपेंसेस कॉस्ट दे देता है, फिर उसके बाद कहता है ये इस रेट से बदलेगा, ये इस रेट से चेंज होगा, ये इस रेट से चेंज होगा, फिर एक एक आइटम को 2 2 3 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, कभी वो इंक्रीज हो रहा होता है, कभी डिक्रीज हो रहा होता है, तो कैलकुलेशंस बेतहाशा थी, कंसेप्ट्स निस्बतन कम थे। एक्सचेंज ये इस रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में कंसेप्ट्स ज्यादा हैं, कैलकुलेशंस कम है। ये उसी लिहाज से जितनी उधर कैलकुलेशंस थी, समझ लीजिए इधर कंसेप्ट है, और कैलकुलेशंस यहां पे बहुत कम है, बहुत कम कैलकुलेशन, मिनिमम कैलकुलेशंस आपने करनी होती है, लेकिन कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस ज्यादा होगा। तो आपने क्या करना है, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपने मुझे ओके करना है, आगे चलना है, वरना नहीं। ठीक है जी,
कंसेप्ट ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है जितनी उधर कैलकुलेशन होती थी। यूं ना समझेगा कि उधर सैकड़ों कैलकुलेशन होती थी, सैकड़ों कंसेप्ट हो गए, नहीं नहीं, कम है। लेकिन फोकस यहाँ पे आपने कैलकुलेशन से ज्यादा कंसेप्ट पे करना, ये बताना चाह रहा हूं। आगे चल, फॉरवर्ड होता क्या, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहता है। और अब मैं एक्सप्लेन, अब देखिएगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मैं उनके यूज के लिहाज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे फॉरवर्ड को मैं एक्सचेंज रेट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मैं इसे फॉरेन करेंसी के साथ रिलेट करूंगा। जब मैं फॉरवर्ड को इंटरेस्ट रेट रिस्क में यूज कर रहा हूँ ना, तो बेसिक नेचर यही रहेगी, लेकिन उसमें चूंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जिस वो लोन आ जाता है, तो वहां पे मैं इंटरेस्ट बोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और फॉरवर्ड को जब मैं कमोडिटी रेट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसमें कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी फॉरवर्ड का मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली फॉरवर्ड का मतलब यह है, आज के दिन आप एग्रीमेंट कर लें कि फ्यूचर में किसी से आपने चीज खरीदनी है। एक तो होता है ना ऑन दी स्पॉट चीज खरीदना, कोई भी चीज ऑन दी स्पॉट चीज खरीदना। आप गए मार्केट में, आपने पूछा इस कमोडिटी का क्या रेट है, उसने कहा 100 रुपीज, यह है ऑन दी स्पॉट रेट। आपने कहा लो, ये स्पॉट ट्रांजैक्शन कर लिया आपने ऑन दी स्पॉट। एक है कि आप उसे कहें कि अच्छा मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे महीने के बाद यही प्रोडक्ट चाहिए, क्या वो 100 रुपीज ही आपको ऑफर करेगा? नहीं। अब ये डिपेंड करता है, मे बी कम करे, मे बी ज्यादा करे। जैसे महीने बाद सीजन आने वाला है, तो वो आपको शायद कम रेट ऑफर करे, लेकिन अगर महीने बाद सीजन खत्म होने वाला है, वो ज्यादा रेट ऑफर करे। अब ये उस बंदे ने अपनी कैलकुलेशन करनी है। वो कहेगा अच्छा एक महीने में मेरी स्टोरेज कॉस्ट कितनी होगी, मेरे पास सप्लाई होगी कि नहीं होगी, प्रोडक्शन में कर सकता हूँ कि नहीं कर, सारी कैलकुलेशन कर, उस कैलकुलेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है उस प्राइस से जो वो हमें कोट करेगा। तो वो हमें कहेगा कि जी 120 रुपए, हम कहेंगे ठीक। तो फॉरवर्ड क्या है, आज के दिन एग्रीमेंट करना कि फ्यूचर की एक सर्टन डेट, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, फ्यूचर की एक सर्टन डेट के ऊपर कोई चीज सेल पर ट्रांजैक्शन की जाएगी। इसे कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर, अब अच्छा मुझे बताते जाएं, अगले टॉपिक भी साथ बेसिक कंसेप्ट शेयर करता रहता हूं। अगर मैं बैंक के साथ ये एग्रीमेंट करूं कि महीने के बाद मुझे डॉलर दोगे किस रेट पे, बैंक कहे 220, मैं कहता हूं डन करो, डन कर। तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सचेंज रेट। लेकिन इसमें जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अंडरलाइन आइटम, वो क्या है, डॉलर, डॉलर एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी। और अगर मैं बैंक से कहूं मुझे लोन चाहिए, अभी नहीं चाहिए, 3 महीने बाद चाहिए, लेकिन मुझे शक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करता रहता है, रेट ऊपर ना चला जाए, और मुझे बताओ अगर अभी मेरे साथ एग्रीमेंट करते हो कि 3 महीने बाद मुझे लोन दोगे, तो किस रेट पे दोगे? अभी एग्रीमेंट कर लो। अब बैंक अपना हिसाब किताब लगाएगा, इकोनॉमी किस साइड पे जाए, वो जो भी हिसाब देगा उससे गर्ज नहीं है, हमें किससे गर्ज है, हमें रेट क्या कोट कर। अगर वो कहता है जी मैं आपको 15%, 15% पे लोन ऑफर करने को तैयार हूं 3 महीने बाद, हम एग्रीमेंट कर ले, ये भी फॉरवर्ड है, लेकिन ये किस चीज के लिए है, इंटरेस्ट रेट के लिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं बैंक से कहता हूं डॉलर खरीदने हैं, इंक्रीज हो सकती है प्राइस, मुझे बताओ, बैंक कहता है 220 का रेट, मैं कहता हूं मंजूर है, अभी कॉन्ट्रैक्ट करो कि 6 महीने बाद मैं तुमसे डॉलर, क्योंकि मैंने 6 महीने बाद इंपोर्ट करनी है, एक डॉलर खरीदूंगा इस रेट के ऊपर, ये क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तीनों में यूज हो, डिपेंड करता है कि आप चीज क्या एग्री कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्री कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, तो वो होगा यूज ऑफ फॉरवर्ड इन इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप एक फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो होगा यूज ऑफ फॉरवर्ड इन एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप किसी कमोडिटी की बैंक सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो होगा यूज ऑफ फॉरवर्ड इन कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो फॉरवर्ड का मतलब समझ आ रहा है, फॉरवर्ड क्या है, इज ए कॉन्ट्रैक्ट विद, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं किसके कंटेक्स्ट में, फॉरेन करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी स्टार्ट किया ना हमने। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए बैंक, बैंक को खास तौर पे बोल्ड किया है, बैंक के साथ एग्रीमेंट होगा ये, बैंक के साथ, टू बाय और सेल ऑफ ए फॉरेन करेंसी, जिसमें बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे ना बाइंग सेलिंग पे आपने दिमाग लड़ाना है, हालांकि है छोटी सी चीज, लेकिन क्वेश्चन में बाज़ औक़ात ना कम्प्लेक्स हो जाती है। हम फॉरेन करेंसी बाय कब करेंगे? जब इंपोर्ट करनी है कि एक्सपोर्ट करनी है? बैंक से बाय कब करेंगे? हम जब इंपोर्ट करनी होगी। और सेल कब करेंगे बैंक को? एक्सपोर्ट करनी होगी। भाई ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन में अगर कहे कि एन एक्सपोर्टर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $1000 इन 1 मंथ्स टाइम, तो बताइए आप क्या कहेंगे? इस एक्सपोर्टर को क्या करना है? इसको फॉरेन करेंसी बाय करनी है कि सेल करनी है? सेल करनी है। सेल करने का मतलब बाहर से तो डॉलर आएंगे, इसको ये बैंक के पास जाएगा, किस लिए? सेल। भाई ये $1000 पकड़ो और मुझे ₹5, ये सेल कर रहा है, सेल कर रहा है। और अगर क्वेश्चन में कहे एन इंपोर्टर एक्सपेक्ट्स टू मेक पेमेंट ऑफ $1000 इन 3 मंथ्स टाइम, अब ये इंपोर्टर क्या करेगा? बाय करेगा बैंक के पास। ये बाय और सेल वाला पॉइंट ज़हन में रखना है आपने। या कभी बाइंग का, कभी इंपोर्टर का क्वेश्चन आएगा, कभी एक्सपोर्टर का आएगा, तो आपको ये ज़हन में बड़ा क्लियर होना चाहिए। आप बैंक के पास गए हैं बाय करने के लिए फॉरेन करेंसी के सेल करने के लिए, उसने क्वेश्चन में दोनों रेट दिए होते हैं, बाइंग का भी सेलिंग का भी। गलत रेट उठा लिया, उधर ही क्वेश्चन खत्म आपका। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, हम बाय करने जा रहे हैं कि सेल करने जा रहे हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह का हो सकता है, फॉरवर्ड इंपोर्टर भी कर सकता है, एक्सपोर्टर भी कर सकता है। आप बैंक के साथ ये भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, भाई 3 महीने बाद अब मेरे पास डॉलर आने वाले हैं, बताओ किस रेट में खरीदते हो? अगर आज के आज ट्रांजैक्शन हो ना, याद रखिएगा, उससे स्पॉट ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। SPOT स्पॉट ट्रांजैक्शन, उसकी बात नहीं कर रहा। ये इसमें क्या बात हो रही है? 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको पैसे आएंगे या आपने पैसे देने हैं, और आप बैंक के साथ बैठ के अभी लॉक रेट को लॉक कर रहे हैं। इस रेट को लॉक करने से क्या अब आपका वो डर खत्म हो जाएगा? अब चाहे रेट $1000 पे जाए, आपको कोई टेंशन नहीं। आप एग्रीमेंट कर लिया, आपने कहा भाई मुझे तो इस रेट पे मिल जाएंगी चीजें। ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी अगर कमोडिटी में जब पढ़ाऊंगा तो यहां पे फॉरेन करेंसी का लफ्ज निकाल के क्या फिट कर दूंगा? कमोडिटी। एट ए फ्यूचर डेट बट एट रेट एग्री टू। ये अहम चीजें दो, डेट फ्यूचर की है, रेट आज एग्री हो गया। अच्छा, इससे इसका गलत मतलब नहीं लेना। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर पे ट्रांजैक्शन होगी आज के रेट पे। हाँ, जो एग्री हुआ वो आज के रेट से डिफरेंट है। एक होता है स्पॉट रेट, स्पॉट रेट होता है जो आज मार्केट में फौरी डिलीवरी के वक्त चल रहा है, और एक होता है जो महीने के बाद आप एग्री कर रहे हैं। वो कहेगा महीने के बाद का ये रेट नहीं है, महीने के बाद का रेट कुछ और होगा। तो फॉरवर्ड में जो रेट एग्री होता है, याद रखिए, वो स्पॉट रेट नहीं होता, वो फ्यूचर मुस्तकबिल का महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद का रेट होता है। क्लियर हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है? इन शॉर्ट क्या है, आपने आज बैंक के साथ बैठ के एग्री कर लिया, इंपोर्टर हैं तो आपने एग्री कर लिया कि 3 महीने बाद आप क्या करेंगे, बैंक को आप बाय करेंगे, और अगर एक्सपोर्टर हैं तो क्या एग्रीमेंट किया, 3 महीने बाद सेल करेंगे, और रेट जो आपस में तय हुआ। यह है फॉरवर्ड। आगे चलते हैं, एक्सचेंज रेट क्या है? कहता है एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ, ये बेसिक टर्म्स पहले आपके साथ शेयर की जा रही है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ, एग्जांपल की तरफ चलेंगे। करेक्ट, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। For example, if price of dollar is ₹200 today, then exchange rate is ₹200 per dollar. ये एक्सचेंज रेट है, इसको गौर से देख लें। ₹200 पर डॉलर, इसको क्या पढ़ना है? ₹200 पर डॉलर। $1, इसका मतलब क्या है? $1 कितने का है? 200। किसका ये मतलब है कि ₹1 में $200 मिलेंगे? ना 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 ना, ₹200 में $1 मिलेगा। इसका ये एक्सचेंज रेट इसी तरह शो करवाते हैं ना, एक्सचेंज रेट। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? एक्सचेंज रेट को शो करने की 2 टाइप्स है, एक को कहता है डायरेक्ट कोटेशन, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट कोटेशन।
डायरेक्ट कोटेशन क्या है? ये डायरेक्ट कोटेशन का मतलब है कि फॉरेन करेंसी जो है वो डिनोमिनेटर में आएगी, नीचे वो डिवाइडेड के नीचे, यानी पहले लोकल करेंसी फिर फॉरेन। डायरेक्ट का मतलब है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी, और इनडायरेक्ट का मतलब है प्राइस ऑफ लोकल करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। नहीं समझ आई? ये 200 का $1 है। एक्सचेंज रेट ये भी है कि $1 के कितने रुपए होंगे, ये भी एक्सचेंज रेट ऐसा भी है, $1 में कितने डॉलर होंगे, $1 में कितने रुपए होंगे, ये भी एक्सचेंज रेट है। और $1 में कितने डॉलर होंगे, ये भी एक्सचेंज रेट ही है। दोनों करेंसी की रेशो ही है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट बात, पहले वाली को कहते हैं डायरेक्ट। ये है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट, इसकी इनडायरेक्ट कैलकुलेट करें, इनडायरेक्ट कैसे कैलकुलेट होगी जरा बताइए। हाँ शाबाश, उसको अपोजिट कर दें। हाँ, इसको अपोजिट कर दें। जैसे जैसे मैं अगर कैलकुलेशन करूं, डायरेक्ट है, डायरेक्ट उसने कहा ₹200 पर डॉलर। अब मैं इसको लिखूंगा, अच्छा ₹200 इज इक्वल टू $1, ये डिवाइडेड बाय उधर जाके मल्टीप्लाई। अब मैंने देखना है ₹1 किसके इक्वल है, तो ₹1 इज इक्वल टू $1 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। और ये कैलकुलेशन कर ले, कितना आ गया ये 0.005 रुपी पर डॉलर, नहीं सॉरी डॉलर, हाँ जी डॉलर। अब ये डॉलर में आया ना, ये है पर रुपी और ये है डॉलर, 0.005। अब इस तरीके से भी ये होगा, इसको शो करेंगे $0.005 पर रुपी। ये इनडायरेक्ट तरीका है। दोनों में फर्क समझ आया? एक में हम पहले लोकल करेंसी ले रहे हैं और बता रहे हैं फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट कितने लोकल में पड़ेगा, ये डायरेक्ट है। और एक में क्या बता रहे हैं कि फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट से लोकल का 1 यूनिट मिलेगा। दोनों तरीके हैं, खुद बताइए कौन सा आसान है। हमेशा आपने प्रेफर करना है डायरेक्ट तरीका, यानी इन शॉर्ट जहन में रखे, डायरेक्ट कोटेशन का मतलब है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटर में आएगी, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटर में आनी चाहिए। हर क्वेश्चन में रूल बना ले, लिख लें इसको, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटर में। आपने जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करना है डायरेक्ट मेथड से करना है। अव्वल तो वो आपको रेट कोटेशन देगा डायरेक्ट में, लेकिन अगर डायरेक्ट में नहीं भी देता, इनडायरेक्ट में देता है, आपने पहली फुर्सत में क्या काम करना है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना। और वो आपको पता है डिवाइड करके उसका अपोजिट रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लें, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई है बात? एक्सचेंज रेट को रिप्रेजेंट करने के कितने थे, कोट करने के कितने, दो, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। फर्क क्या दोनों में? हमने कौन सा यूज करना है, डायरेक्ट। डायरेक्ट में फॉरेन करेंसी कहां आती है, ऊपर के नीचे, नीचे, ठीक है। ₹200 सिंपल से में रखे, ₹200 पर डॉलर, ये है डायरेक्ट, और इसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर उसने डॉलर पर रुपीस दिया है तो ये इनडायरेक्ट है, इसको रिवर्स कर देना। आगे चलें भाई, आगे चलें, चलिए। हमें अब कोटेशन का अंदाजा हो गया किस तरीके से दे सकता है बैंक। अच्छा, ये था कोटेशन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब हम बैंक के पास जाते हैं ना, आज भाईजान डॉलर का क्या रेट है, अंदाजन होता है 203 रुपए, चले ठीक है। आप बैंक के पास जाएंगे ना, बैंक आपको एक नहीं 2 रेट बताएगा, एक बाइंग वाला एक सेलिंग वाला। शाबाश, बाइंग रेट और है, सेलिंग रेट और यहां पे बहुत बहुत अहम कंसेप्ट है।
पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाइंग रेट में और सेलिंग रेट में फर्क क्या है। बाइंग रेट इज द रेट एट विच बैंक बाइज के कस्टमर बाइज, बैंक बाइज। बाइंग रेट होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइंग रेट हमें कौन बता रहा है? बैंक। तो वो कह रहा है मैं इस रेट पे करेंसी खरीदूंगा। सेलिंग रेट कौन बता रहा है? बैंक। तो बैंक क्या कहता है? मैं इस रेट पे सेल करूंगा। यानी जो रेट्स कोट होते हैं ना, बाइंग और सेलिंग, वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। मैं फर्स्ट कीजिए एक्सपोर्टर हूं, अब जरा सोच के जवाब दीजिएगा। एक्सपोर्टर हूं, बाहर से $1000 आया, $1000 आया, मेरे पे बाइंग रेट लगेगा कि सेलिंग रेट लगेगा? अब मैंने जाके, अब देखिए मेरे पास, गौर से सुनिए, बाइंग वाले कितने हैं, सेलिंग वाले कितने हैं? सेलिंग वाले ज्यादा। जरा गौर से सुनिएगा, मेरे पास आए $1000 बाहर से, भागा भागा बैंक के पास गया। बैंक ने कहा किस लिए आया हो, किस लिए आया? मैंने कहा डॉलर बेचने आया हूं। बैंक क्या क्या कहेगा? मैं डॉलर खरीदने बैठा हूं। बैंक क्या कहेगा? डॉलर खरीदने बैठा हूं। वो बाइंग रेट लगाएगा। बैंक अपने, ये बाइंग रेट और सेलिंग रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बाइंग रेट और सेलिंग रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ट्रेडर के, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। ये रेट बैंक ने दिए हैं, ये रेट बैंक ने। मैं दुकानदार के पास जाऊं, उसने लगाया हो सेब 400 रुपए किलो, बेच रहा है ना सेब 400, मैंने कहा ये लो खरीदो मेरे से। एक लगाएगा, कहेगा भाई बेचने के लिए बैठे, बेचने का रेट है 400, खरीदता तो मैं 300 पे हूं। खरीदता उस रेट पे, मेरे उसका सेलिंग रेट मेरा सेलिंग रेट थोड़ी होगा, उसका बाइंग रेट मेरा थोड़ी होगा। तो याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन में बाइंग और सेलिंग रेट्स दिए होते हैं वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सेलिंग रेट, कोटेशन में सेलिंग रेट का मतलब क्या है? बैंक इस रेट पे सेल करेगा, बैंक इस रेट पे सेल करेगा, वह सेल। यानी हमने बाय करना है, हमने बाय करना है तो कौन सा रेट लगेगा? सेलिंग रेट लगेगा। क्यों? हमने बाय करना है तो बाइंग रेट लगना चाहिए। भाई हमने बाय करना है, बैंक ने तो सेल करना है, हम बायर है तो बैंक सेलर है, तो बैंक अपनी लिस्ट में से सेलिंग रेट निकाल के बेचेगा। अपनी लिस्ट में बाइंग रेट तो वो है जो जिसपे बैंक बाय करता है। भाई समझ आ रही है सेलिंग और बाइंग? अच्छा अब समझ आ रही है तो एक वो क्वेश्चन बताइए जो हर रिस्क मैनेजमेंट एक्सचेंज के रिस्क में आपके काम आएगा इंशाल्लाह। दो रेट है एक्सचेंज रेट में, किसी भी करेंसी के दो रेट होते हैं, बाइंग और सेलिंग। बताइए कौन सा रेट हमेशा ज्यादा होगा? सेलिंग रेट ज्यादा। और बाइंग रेट क्यों भला? क्योंकि बैंक ने कुछ कमाना भी तो है। बैंक जब सेल करता है तो वो ज्यादा रेट पे करता है, बाय करता है तो कम रेट पे करता है। बैंक फायदे में है सेलिंग के वक्त भी, बाइंग के वक्त भी। हमारा फाइनेंस का एक रूल है, फाइनेंस का, बैंक ऑलवेज विंस। बैंक ऑलवेज, आप बेचने जाएं फिर भी उसका फायदा है, खरीदने जाएं फिर भी उसका फायदा है, बैंक ऑलवेज। अच्छा अब मुझे बताइए, बाइंग और सेलिंग समझ आ गया। चलिए अब मैं थोड़ा ना आपको नीचे उसने टिप दिया, ये टिप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में काम आएगी। इफ वी सेल बैंक बाइज, इफ वी बाय बैंक सेल्स। और फिर क्या कह रहा है? बैंक ऑलवेज मतलब वी सेल एट लोअर रेट, वी सेल एट एंड बाय एट हाई। इसका तो इतनी दफा रट्टा लगा लेना कि क्वेश्चन में सब कुछ भूल जाए, ये लाइन आपके जहन में रहे। क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, बैंक सेल एट हायर रेट एंड बाय एट लोअर रेट, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी सेल एट लोअर रेट एंड बाय एट हायर रेट। अभी तक की जितनी भी डिस्कशन हुई है उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम ये रूल है, वी बाय एट लोअर रेट, सेल एट हायर रेट।
अच्छा जरा बताइए आगे चलने से पहले, ये एक साइड है, ये हमें रेट्स बता रही है लेटेस्ट इस वक्त क्या चल रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जितनी भी सारी करेंसी उसने बताई हुई है, इंडियन, जापानीज, कुवैती, कैनेडियन, चाइना, सारी। ऊपर यूएस डॉलर रेट नजर आ रहा है आपको, उसने रेट दो दिए हुए हैं, डॉलर के रेट दो दिए हुए हैं, एक बाइंग है एक है सेलिंग। ये किसके पॉइंट, ये रेट कौन कोड कर रहा है हमें? दूसरे बैंक बैठा है, बैंक बैठा है, बैंक कहता है मैं बेचूंगा दोस्त। आप जब खरीदने आएंगे आपको कौन सा रेट लगेगा? सेलिंग रेट। और जब बेचने आएंगे बाइंग रेट। यानी अगर ये बाइंग सेलिंग में भी आपको प्रॉब्लम होना तो सिंपल जहन में रख लें, जो बैंक के लिए फेवरेबल होगा बैंक वो रेट लगाएगा, चाहे बाइंग करने जाएं सेलिंग करने जाएं, जो बैंक के लिए फेवरेबल होगा बैंक वो रेट लगाएगा। तो याद रखिए किसी भी करेंसी के 200 क्वेश्चन में लिखा होगा 203.4/205.65, इसका मतलब है एक बाइंग रेट है एक सेलिंग रेट है। आपने क्वेश्चन में सबसे अहम डिसीजन ये करना होगा रेट कौन सा उठाना है। अगर आप एक्सपोर्टर होंगे तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, कौन सा रेट उठाएंगे? बाइंग रेट। हालांकि हम तो सेल कर रहे हैं, बैंक तो बाय कर रहा है ना, बैंक तो बाय कर रहा है। या अगर आपको बाइंग सेलिंग भूल भी जाए, आप सोचें अच्छा मैं अगर बैंक को डॉलर दूं बैंक मुझे ज्यादा पैसे देगा कि कम देगा? कम देगा, बैंक ऑलवेज विंस। और अगर मैं बैंक से खरीदने जाऊं ज्यादा पैसे लेगा कि कम लेगा? तो ज्यादा लगेगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि बैंक के जब खरीदने बेचने जाएंगे जो फेवरेबल होगा बैंक वो काम करेगा। वरना वैसे कंसेप्ट आपने जहन में रखना है कि बाइंग सेलिंग रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोड किए जाते हैं, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बैंक कहता है, ये इसमें बैंक क्या कह रहा है, मैं बाय करूंगा, अगर आपने मेरे पास डॉलर लेके आने हैं तो मैं इस रेट पे बाय करूंगा, और अगर मेरे से डॉलर खरीदने हैं इस रेट पे बेचूंगा। बैंक कह रहा है मैं डॉलर खरीदूंगा इस रेट पे, बेचूंगा इस रेट पे। ये समझ आ गया? वापस चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम छोटी सी एग्जांपल, अगर हम इफ वी गो टू बैंक टुडे एट बैंक कोर्स अस फॉलोइंग रेट, कौन सा रेट? ये रेट दिया हुआ है। अब ये देखिए 203, ये दो रेट दिए हैं, कौन सा रेट इस्तेमाल करना है? डिपेंड करता है व्हाट रेट विल बी अप्लाइड इफ वी सेल डॉलर्स टू बैंक। अगर हम एक्सपोर्टर हैं, हमारे पास डॉलर आए, बैंक के पास गए, कौन सा रेट? बाइंग रेट। पहले बाइंग तो फिर सेलिंग। और अगर हम बाय करने के लिए जाए बैंक सेलिंग रेट। ठीक है, अगर आपको ये बाइंग सेलिंग भूल भी जाए, सिंपल, अगर मैं बेचने के लिए जाऊं बैंक कम पैसे देगा, ये रेट लगना है। खरीदने के लिए जाऊं बैंक ज्यादा पैसे लेगा, ये रेट लगना है। ये एक झटका अप्रोच भी है, लेकिन बाइंग सेलिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मेन कंसेप्ट क्या है कि बाइंग सेलिंग की कोटेशन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। ए पाकिस्तानी इंपोर्टर हैज टू पे $1,000 इन ए मंथ टाइम, यानी महीने बाद उसने $1,000 पे करने हैं। ही टेक्स अ फॉरवर्ड रेट, ये फॉरवर्ड रेट उसको मिला डॉलर का। फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है? एक है स्पॉट रेट, स्पॉट रेट आज होगा 202 रुपए 3 रुपए, ये स्पॉट रेट है। फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या है? बैंक कह रहा है महीने बाद की ट्रांजैक्शन के लिए ये रेट है। स्पॉट रेट कुछ और होगा, फॉरवर्ड रेट कुछ और होगा, ये रेट है। अच्छा बताइए इंपोर्टर कौन सा रेट, ये बाइंग है ये सेलिंग है? इंपोर्टर ने बाय करना है कि सेल करना है?
बाय करना है, इंपोर्टर ने बाय करना है, तो सेलिंग रेट का है कौन सा, 215। ठीक है, झटका अप्रोच क्या है कि भाई डॉलर जो है वो हमने बाय करने हैं, खरीदने जाएंगे तो बैंक कम पैसे लेगा ज्यादा, 215 का रेट। इफ एग्री टुडे, अब आगे एक्सप्लेनेशन है, एग्री टुडे इंपोर्टर विल पे, कितने पैसे पे करेगा फ्यूचर में, 1000 इंटू 205, 215, आगे 3 मेरा 1 जीरो एक्स्ट्रा लगे, चले हाँ छोड़ो इसको। एंड बैंक विल गिव इंपोर्टर्स 1000 आफ्टर 1 मंथ, इट डज नॉट मैटर। अच्छा ये हाँ जी, अब देखिए रिस्क इधर रेट आज ही फिक्स हो गया ना, रेट आज ही फिक्स हो गया, तो इसका मतलब है अब आगे डॉलर जितना मर्जी बढ़े कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर वेदर एक्सचेंज रेट इज 230 और 200 आफ्टर 1 मंथ, महीने बाद चाहे रेट 200 हो चाहे 230 हो, हमें क्या रेट मिलेगा, 215। महीने बाद अगर 230 पे जाता है, हम खुश होंगे कि सैड होंगे, खुश होंगे, हमें फायदा हुआ। अच्छा कितना फायदा हुआ, 15 इंटू 1000। और अगर रेट 200 पे जाता है नुकसान होगा क्या, 15 इंटू 1000। क्या नुकसान हो तो हम ये कह सकते हैं हमने नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, ले जाओ भागो, ना ना ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो पेनल्टी होती है। अच्छा ये हो गया हमारा कंसेप्ट, क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं एक एग्जाम का, ये इस रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स। अच्छा देखिए पहला, असल में ना ये हमारे सिलेबस में बेसिक हद तक है, एडवांस लेवल के कंसेप्ट नहीं एक्सचेंज रेट के, तो इसीलिए पहले लेक्चर में ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे, लेकिन इसमें सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप। इसके 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट और तीसरा पार्ट कर सकते हैं। उसने बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स पूछी हैं और पूछा है कि कौन सी टेक्निक सबसे बेहतर है। इसमें बी टेक्निक, अब देखें आपको रिक्वायरमेंट पढ़ के देखें, समझ आ रही है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर एसएल, ए हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बी हेजिंग थ्रू मनी मार्केट। अब मनी मार्केट हेजिंग किस वाले में आती है, कमोडिटी में, इंटरेस्ट रेट में कि एक्सचेंज में, इसका मतलब है ये क्वेश्चन किसका, एक्सचेंज। और सी में क्या कह रहा है, नो हेजिंग, कोई भी हेजिंग। मैंने आपको बताया था नो हेजिंग भी एक तरीकाकार होता है कि जो होता है होने दे, कभी रेट बढ़ेगा तो कभी कम भी होगा, वो नेट ऑफ हो जाएगा, सर दर्द लेते नहीं ये। अब जरा पढ़ते हैं, कहता है शाहीन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एसएल प्रोक्योर्स द मटेरियल लोकली व्हिच इज देन मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड टू कंज्यूमर। आपको पता है पाकिस्तान एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करता है। द मैनेजमेंट ऑफ एसएल इज कंसर्न्ड ओवर हाई वोलेटिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, मैनेजमेंट कहती है भाई एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। The receipt of US dollar 50,000 from a customer is expected in 3 months time। किसमें 3, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत होती है, 3 months टाइम। क्यों इसको क्यों अंडरलाइन करने की जरूरत होती है, ये भाई 3 महीने बाद चाहिए। अगर पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे तो एग्रीमेंट 1 महीने बाद डिलीवरी का कर लें बैंक के साथ, 6 महीने का कर लें, एग्रीमेंट भी 3 महीने का होगा। अगर 3 महीने बाद पैसे रिसीव होने हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितनी मैच्योरिटी का करना चाहिए, 3 महीने का ही। पैसे 3 महीने बाद आने हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी 3 महीने का ही होना चाहिए ना। अच्छा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेक्ट 3 मंथ टाइम एंड मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू हेज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मैनेजमेंट कंसीडर कर रही है कि इसको हेज करे। अच्छा नीचे ये वाली जो डिटेल है इसको ये मनी मार्केट के लिए, मनी मार्केट हेजिंग के लिए, जो अभी हमने नहीं पढ़ा, बाद में दोबारा करेंगे जब मनी मार्केट हेज कर लेंगे। इसके ऊपर ये बताइए डायरेक्ट कोट दी है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, यानी 178.650 पर डॉलर, 177. क्वेश्चन में अक्सर मैंने कहा था डायरेक्ट कोट ही दे, लेकिन अगर कभी इनडायरेक्ट दे भी देना पहले कन्वर्ट कर लेना, लेकिन क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट कोट ही देगा, लेकिन इनडायरेक्ट भी आपको समझा दिया कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा इसमें उसने दिया है स्पॉट रेट, ये क्या होता है, आज अगर डॉलर खरीदते हैं ना, आज डॉलर खरीदते हैं तो ये रेट्स लगेंगे। अच्छा मुझे बताइए
मैंने आज $1 खरीदना है क्योंकि मैंने एक पेमेंट करनी है वेबसाइट की। $1 मैंने खरीदना है, मुझे कितने में मिलेगा? हाँ, ये एक स्वर्ण था जिसने कहा 178। मैंने खरीदना है तो बैंक क्या करेगा? बेचेगा। ठीक है। और अच्छा, अगर मुझे 1 महीने बाद $1000 आना है, 1 महीने बाद, या फर्ज कीजिए अभी $1000 आया, अभी $1000 आया, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक कौन सा रेट देगा मुझे? 178, क्योंकि बैंक बाय कर रहा है। शाबाश। अच्छा, अब मुझे मिल रहे हैं, मुझे बताइए स्पॉट रेट मुझे सेलेक्ट करना है कि फॉरवर्ड? क्योंकि अभी के अभी मैंने ट्रांजैक्शन करा, 3 महीने बाद किया, मुझे फॉरवर्ड रेट सेलेक्ट करना है। 1 महीने का, 3 महीने का, कि 6 महीने का? प्रैक्टिकली और भी ऑप्शन होते हैं, यहां पे उसने चूंकि एक सही ऑप्शन दे दिया कंफ्यूज करने के। 3 महीने का मुझे 3 मंथ फॉरवर्ड यूज करना है, लेना है। आखिरी क्वेश्चन, 3 मंथ का फॉरवर्ड मुझे रेट कौन सा ऑफर होगा? बाइंग के सेलिंग? मैं डॉलर ले रहा हूं एक्सपोर्ट, मेरे पास डॉलर होंगे, मैं बैंक को बेचने जाऊंगा, बैंक तो खरीद रहा होगा ना, शाबाश, तो बैंक कौन सा रेट लेगा? बाइंग रेट। इसका मतलब है मैं आज अगर बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं तो मेरा रेट लॉक हो गया। अब 3 महीने बाद मुझे इसी रेट के मुताबिक पैसे मिलेंगे, चाहे डॉलर 250 का हो चाहे 150 का हो। एग्री करते हैं? अच्छा बताइए, अगर मैं फॉरवर्ड वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं और उसमें आपने बताया सर फॉरवर्ड रेट लगेगा, 3 महीने का लगेगा, और चूंकि आप सेल कर रहे हैं लेकिन बैंक बाय कर रहा है, बाइंग रेट लगेगा, ये आपने सारी ऑप्शन में से ये सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे बताइए 3 महीने बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे? नोट कर लें, लिखें उधर, अपने पास नोट कर लें इसको, कि मुझे 3 महीने बाद कितने पैसे मिलेंगे। और फिर अब आप अगला खुद से कैलकुलेट करें, नेक्स्ट सी रिक्वायरमेंट, अगर हैजिंग नहीं करते तो फिर कितने पैसे मिलेंगे, और फिर बताना है कि फॉरवर्ड से हैजिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भाई लिख लें कहीं पे, कोई कागज लेके, कागज लिख लें, कुछ लिख लें। अब देखा क्या लिखना है आपने? कल लिखना है अगर हैजिंग करते हैं तो आपको टोटल कितने रुपीस मिलेंगे 3 महीने बाद, और अगर हैजिंग नहीं करते तो 3 महीने बाद कितने पैसे मिलेंगे। स्पॉट रेट अभी बताया, स्पॉट रेट अभी का क्या 3 महीने बाद का है। स्पॉट रेट का मतलब है एज ऑन टुडे का रेट। 3 महीने बाद का रेट, आपने रिक्वायरमेंट सी पढ़ी है? नो हैजिंग में एज्यूम दैट ऑन डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट, यानी 3 महीने बाद वाले दिन, उस दिन जब पहुंचे हम तो उस दिन का स्पॉट रेट होता है एक्चुअल रेट जो उस दिन का है। आगे दिन का एक्चुअल रेट ये है, ये 3 महीने बाद वाला जो दिन आएगा ना उसका एक्चुअल रेट है। कैलकुलेट कर, इसके लिए कौन सा, ए के लिए कौन सा रेट यूज करना है? ए के लिए रेट यूज करना है ये 3 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट। कितने पैसे मिलेंगे इस केस में? 887750। और अगर हैजिंग नहीं करते तो कितने पैसे मिलेंगे? इसके लिए आपने कौन सा रेट यूज किया? 178.15। अच्छा, ये भी स्पॉट रेट है, ये भी स्पॉट रेट है, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ये सेटलमेंट, ये 3 महीने बाद वाले दिन का रेट, उस दिन का एक्चुअल रेट है, और ये आज के दिन का है। तो बताइए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है दोनों में? है फॉरवर्ड हैजिंग, फॉरवर्ड के जरिए हैजिंग करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए, यानी नो हैजिंग ज्यादा बेहतर है इसमें।
चलिए ठीक है। अच्छा, अभी तक हम सिर्फ ये करने, मनी मार्केट का भी जब हम सीखेंगे उस वक्त कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसमें इस लेक्चर में आज में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। कोई भाई चीजें समझ आ गई आपको? अच्छा, ये अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ के जरिए से व्हाट्सएप पे, तो आपने इसको एक दफा घर जाके पढ़ना जरूर। देखिए बेस है ना, चाहे सारा समझ आ भी जाए, आपने एक दफा खुद से आज और कल में पढ़ना है इसको, और ये जो उसमें एग्जांपल्स हैं उनको भी समझना है, और ये क्वेश्चन जो है ये भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया ना, फ्यूचर चुटकियों में जाए। फ्यूचर एग्जैक्टली यही है। मनी मार्केट में थोड़े स्टेप्स हैं वो हमें करने पड़ेंगे जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। असाइनमेंट ये रीड जरूर कीजिएगा इसको। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।